एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 10th का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा लाइट। तो लाइट को पढ़ने से पहले हमको लाइट के कुछ बेसिक से टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। मान लो हमारा जो चैप्टर है लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट को पढ़ने से पहले हमें उससे रिलेटेड सारे टर्म्स को जानना होगा। कहते नहीं है किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उस चीज़ का हमें इंट्रो लेना चाहिए। सेम उसी तरह से आज हम लाइट को पढ़ने से पहले हम लाइट का थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, ठीक है। तो लाइट को हम थोड़ा सा जानते हैं तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार लाइट है क्या। तो लाइट की सबसे पहले हम डेफिनेशंस को देखते हैं। तो लाइट की डेफिनेशन आई कहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हमें अपने आसपास देखना है लाइट आखिरकार है क्या। अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट है क्या तो आप लोग बेसिक से यही कहेंगे कि लाइट क्या है, जो बल्ब से निकल रही हो, जो आपके आसपास आ रही हो, आपके चारों तरफ हो। तो हमें ये कहा जाता है कि क्या ये चीज़ लाइट है, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं क्या ये लाइट है? नहीं। तो लाइट एक ऐसी फिनोमिना है, लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हमें सेंस ऑफ विज़न मिलता है, या जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि लाइट इज़ अ फिनोमिना, लाइट इज़ अ फिनोमिना which gives us the ability to vision, the ability to see anything, और हम इसे कह सकते हैं द पावर ऑफ विजन, राइट। कोई भी ऐसा फिनोमिना जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करे या फिर पावर प्रदान करे विजन की, किसी भी चीज़ को, उस फिनोमिना को हम लाइट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी लाइट की, लाइट से रिलेटेड डेफिनेशंस की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जैसा कि बताया था कि लाइट से रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स आने चाहिए, ठीक है। तो उन टर्म्स में सबसे पहली चीज़ आती है आपका सोर्स। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? सोर्स। सोर्स को हम हिंदी में कहते हैं स्रोत, ठीक है। सोर्स मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, उस चीज़ की जगह क्या है या उत्पत्ति क्या है जहाँ से वो चीज़ आ रही हो। सोर्स को हिंदी में हम स्रोत भी कहते हैं। तो लाइट में हम सोर्स से डिपिक्ट करते हैं कि लाइट जहाँ से आ रही है वो सोर्स किस प्रकार का है। तो सोर्स हमारे पास लाइट में दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास सेल्फ लुमिनस, और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। अब बात यहाँ पर भी फंसती है कि आखिरकार सेल्फ लुमिनस और नॉन लुमिनस, इन दोनों में अंतर क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है। तो सेल्फ लुमिनस मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर से लाइट आ रही हो, या फिर ऐसी चीज़ें जो लाइट को अपने अंदर से एमिट करने में सक्षम हों। अब ऐसी चीज़ें जिनमें से लाइट सोर्स आती हैं, आप अपने चारों ओर देखोगे तो सबसे पहला नेचुरल फिनोमिना आप पाओगे कि सूर्य, देखो सन के अंदर से लाइट आती है। तो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाएंगी, अगर हम इनके एग्जांपल्स को देखें, एग्जांपल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले एग्जांपल्स में आ जाएगा सन, हमारे जितने भी स्टार्स होते हैं, ये तो हमारे हो गए नेचुरल चीज़ें, ठीक है, जितनी हमारी नेचर ने हमको प्रोवाइड की हैं। अब हम यहीं पर बात करते हैं कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में कितनी आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आएंगी। तो हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है हमारा लैंप, हमारा खुद का लैंप, जिसके थ्रू हम पढ़ते हैं, या तो आपके आसपास आपके कमरे में लगा हुआ आपका बल्ब, ट्यूब लाइट्स, ये सब किस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में आते हैं? सेल्फ लुमिनस। मतलब आप समझ रहे हैं, जिनके अंदर से लाइट एमिट हो रही हो या जो लाइट को एमिट करने में सक्षम हो। बात यहाँ तक क्लियर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को।
नॉन लुमिनस भी हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब भी हमें कभी साइंस का थोड़ा बहुत प्रकरण मिला होगा या फिर थोड़ा बहुत इंट्रो दिया गया होगा, तो लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमको बताया गया होगा। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहा जाता है जो लाइट को लुमिनेट करने या एमिट करने में सक्षम होते हैं। सेम उसी तरह से हमारे पास जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर से लाइट एमिशन पॉसिबल नहीं होता, वो लाइट को एमिट नहीं कर पाते। तो अब लाइट को एमिट कौन कौन नहीं कर पाता, मतलब जिनकी खुद की लाइट नहीं है। अब किसकी किसकी खुद की लाइट नहीं है, सबसे पहले हो गए आप, तो हम एग्जांपल्स में क्या लेंगे, सबसे पहले हमारे पास हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स, राइट, ह्यूमन बीइंग्स हो गया। नॉन लिविंग थिंग्स में जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, अब नॉन लिविंग थिंग्स में ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबलाइट भी आए, ट्यूबलाइट तो हमारा और बल्ब हमारी जितनी भी चीज़ें हो गई, हेडलाइट आपके, टॉर्च, ये सारी चीज़ें आपके कैसे हैं, सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब नॉन लुमिनस में क्या क्या आ जाएगा, मार्कर आ जाएगा, आपकी नोटबुक आ जाएगी, एटसेट्रा, जितने भी मटेरियल्स आपके दिमाग में आते हैं सारी चीज़ें आएंगी, आपका चेयर, टेबल, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। हम इसमें अब कोई डिप डाइव नहीं करने वाले हैं, बस मोटा मोटा आपको ये बातें समझनी है। ठीक है, तो हमने बात कर ली लाइट के सोर्सेज की। ठीक है, चलो अब सोर्सेज से हमारा पहला टर्म ख़त्म हो गया। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, हमने पहले बात कर ली सोर्स की, अब हम बात करेंगे मीडियम की। पहला तो हमारा हो गया सोर्स, फिर हम बात करते हैं मीडियम की। चलिए मीडियम की बात करते हैं, तो इसे इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियम की, अपने सेकेंड टर्म जिसे हम कहते हैं मीडियम। मीडियम मतलब क्या होता है, जैसे सोर्स मतलब होता है स्रोत, वैसे ही मीडियम मतलब होता है माध्यम। मीडियम मतलब क्या होता है, माध्यम। यानी लाइट एमिट तो हो रही है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही है उसका टाइप क्या है, बस हमें यही पता करना है। तो मीडियम से रिलेटेड हमारे पास 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बचपन से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से उन सभी चीज़ों को हम देखते चले आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला मीडियम हमारे पास आता है ट्रांसपेरेंट। कैसा मीडियम आता है, ट्रांसपेरेंट। फिर हमारे पास मीडियम आता है ट्रांसलूसेंट, और फिर हमारे पास आता है ओपेक। हम फिर से कहते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम पढ़ा रहे हो तो आप नोट्स मत बनाइएगा। पढ़ाने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड सारे फिनोमिना के डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव वे में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, पढ़ते वक्त आपको नोट्स कभी भी नहीं बनाना है, पढ़ते वक्त आपको सिर्फ पढ़ना है। हाँ, जब आप दोबारा से नोट्स बनाने बैठेंगे तब आपके दिमाग में वो चीज़ दोबारा से रिवाइज़ हो जाएगी, तो इसी टेक्निक को अपनाना है। पढ़ते वक्त आपका ध्यान सिर्फ हमारी तरफ रहेगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सारी डेफिनेशंस, सारी चीज़ें प्रोवाइड आपको पहले से हो जाएंगी। अभी यहाँ पर आप बैठ के सिर्फ समझिए। तो हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स की। देखिए मोटा मोटा और ऊपरी तौर पर तो हमें पता है कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स किन्हें कहा जाता है, लेकिन अगर लाइट की भाषा में हम इनको देखना चाहें तो हम इनको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, मतलब जिसमें से लाइट 100% एमिट कर जाए, 100% पास थ्रू कर जाए। जैसे ऑब्जेक्ट्स में आप अगर कोई ग्लास स्लैब लेते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए ट्रांसपेरेंट होगा तो अगर इसमें से कोई लाइट रे आएगी तो वो लाइट रे पूरी तरह से इसमें से पास कर जाएगी। तो हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या समझते हैं, ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं या ऐसे मीडियम्स होते हैं जिनके अंदर से लाइट कंप्लीटली या 100% पास कर जाए, पास थ्रू हो जाए। ठीक है, 100% पूरी तरह से लाइट रे आपकी पास कर जाएगी। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स।
चलिए, ये तो हमारे हो गए ट्रांसपेरेंट। अब बात आती है ट्रांसलूसेंट। बचपन से देखते आ रहे हो ना, आपके अगल बगल आपके जितने भी ग्लास रहते होंगे या फिर आपके पास जो डॉट पेन्स होती होंगी, देखो ग्लास आ जाता है इसमें इंस्टेंसेस में। आपके पास एक शायद आपके पास हो या ना हो, पर हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर 5 रुपए की लिंक की पेन आती है जिसके ट्यूब्स ऐसे रहते हैं और वो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे उसकी इंक का पता लगाना बहुत ही आसान हो जाता है कि यहाँ तक इंक है, यहाँ तक नहीं है। और अब बात आती है यहाँ पर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की। तो पहले हम ट्रांसपेरेंट की जब हमने बात की तो यहाँ पर ग्लास आया, ग्लास से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। आपके पॉलीथीन्स आते हैं, देखो आपकी पॉलीथीन्स जितनी भी 50 माइक्रॉन्स या फिर उससे नीचे की होती हैं वो कैसे ट्रांसपेरेंट होती हैं, ठीक है। और भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगे, बहुत सारे इन्फिनाइट मटेरियल्स आ जाएंगे आज के इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, जिनको हम एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की, देखिए ट्रांसपेरेंट में क्या है, 100% लाइट पास कर रही है। ट्रांसलूसेंट में यही लाइट जो होगी 50% पास करेगी। अब 50% से हमारा सेंस क्या है, आपने कभी देखा होगा जैसे अगर आपके घरों में कभी खिड़कियां लगी होंगी तो खिड़कियां कभी भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं लगाई जाती, उनमें थोड़ी बहुत कलाकारी कर दी जाती है, अब थोड़ा कहते हैं तो ब्लर कर दिया जाता है। उसी ब्लरिंग को, इसी फिनोमिना को हम ट्रांसलूसेंट से रिफ़र कर देते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखे जो कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है लेकिन ट्रांसपेरेंट से 50% और 50% ब्लर है, ठीक है। जैसे मोबाइल में आप लोग ब्लर यूज़ करते हो ना, जैसे देखो फ़ोटो खींचते हो, अब अगर पोर्ट्रेट मोड से फ़ोटो खींचे होगे, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप एक फ़ोटो खींचते हो, ठीक है, किसी आदमी की। मान लो आपके किसी ने दोस्त ने कहा कि भाई चल मेरी फ़ोटो खींच, ठीक है। अब वो भाई साहब यहाँ खड़े हैं, बढ़िया पोज दे रहे हैं। अब वो भाई साहब को चाहिए कि हमारे आसपास का जो बैकग्राउंड हो वो ब्लर हो जाए। जब आप पोर्ट्रेट मोड में खींचते हो तो देखते नहीं हो, आपके आसपास का जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है ना। इसी फिनोमिना को हम रिफ़र करते हैं एज अ ट्रांसलूसेंट से, ट्रांसलूसेंटिव प्रॉपर्टी से। बात समझ में आ रही है? तो अब ट्रांसलूसेंट यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे हमने बताया आपको। अब आप देखेंगे एक पेन आती है, बहुत पहले भी आया करती थी, शायद अभी भी आती है। आप 5 रुपये 3 रुपये वाली पेन अगर लेने जाएंगे आज मार्केट में लिंक से रिलेटेड या फिर पारस जेल से रिलेटेड, तो वो सारी पेन्स ट्रांसपेरेंट होती हैं। वो ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल हो जाता है, या फिर ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल हो जाता है। या फिर देखिए आपका जो बैक कवर होता है मोबाइल के पीछे का, जब वो गंदा हो जाता है तो वो भी धुंधला हो जाता है। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि इसके साइड वाली चीज़ें हमको दिखती नहीं हैं, हमको दिखती हैं लेकिन ये धुंधली होती हैं। समझ में आ रही है बात? तो ट्रांसलूसेंट का मतलब यही होता है, लाइट जो है पूरी तरह से ना पास होके 50% पास थ्रू हो रही है। कितनी पास हो रही है? 50%। बात समझ में आ रही है? लाइट हमारे पास 50% पास थ्रू हो रही है। और इसके इंस्टेंसेस में क्या क्या आ जाएंगे? आपके विंडोज़ आ जाएंगे, है ना, घरों के जो खिड़कियां होती हैं, आपके विंडोज़ आ गए। और कई बार देखो आपके कवर्स भी ऐसे आते हैं जो ट्रांसलूसेंट होते हैं, थोड़े से ब्लरी टाइप के होते हैं। हाँ, आपके बुक के कवर्स होते हैं, बुक में जो आप कवर चढ़ाते हो। कभी देखो पॉलीथीन कवर का जब अब ट्रेंड आता है तो पॉलीथीन कवर्स कुछ टाइप के ट्रांसलूसेंट होते हैं, मतलब कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होते, कवर्स आ जाते हैं आपके। और भी मैंने बताया ना, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे, समझ रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसलूसेंट के एग्जांपल। और हमने इसमें क्या देखा था? हमने इसमें देखा था कि लाइट 100% पास थ्रू हो जा रही थी। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देखिए धीरे धीरे हम घट रहे हैं, पहले हम 100% थे, फिर हम 50% पे आए, अब इसी रेशियो के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो हम 0% पे आ जाएंगे। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास थ्रू ना हो पाए। कहने का मतलब क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स उन्हें कहा जाता है जिनमें से लाइट 0% पास थ्रू हो, या फिर आसान भाषा में हम कहें, और कैन नॉट पास थ्रू इट।
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ओपेक के एग्जांपल्स हैं। आप खुद एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो। क्या आपके अंदर अभी कोई टॉर्च मार दे तो क्या वो टॉर्च की जो बीम ऑफ लाइट होगी वो आपके पीठ से निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो ऐसी चीज़ें ओपेक ऑब्जेक्ट, आपके हाथ में जो कॉपी किताब हो गया, पेन हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स के आएगा। इवन तो ये मार्कर, अगर हम इनमें से लाइट को पास कराना चाहें, क्या वो पास होगा? नहीं होगा। तो एग्जांपल्स में यहाँ क्या क्या आ जाएगा? अस यानी ह्यूमन बीइंग्स, मटेरियल्स सराउंडिंग अस, हमने लिख दिया हमारे आसपास, मटेरियल्स सराउंडिंग अस, या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़ें आएंगी, सभी नहीं, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट को छोड़ के। तो हमने बात कर ली, सबसे पहले हमने सोर्स की बात की, मीडियम की बात की। अब हम किस पे चलेंगे? लाइट से रिलेटेड एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है, या फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, उस टर्म को हम कहते हैं रे। ठीक है, देखो ये पूरा चैप्टर रे पे ही बेस्ड है, तो रे से रिलेटेड सारे टर्म्स को हम पढ़ने जा रहे हैं अब। चलिए, रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब रे कहने को तो रे ऑफ लाइट हम काफ़ी बार सुन चुके हैं, या फिर रे जिसे हम कहते हैं हम काफ़ी बार सुन चुके हैं, हम देखे भी हैं कि हमें कहा जाता है कि भाई साहब आप एक लाइन खींचिए अच्छी सी। आपने कोई लाइन खींची, अब उसके आगे आप तीर कमान जैसा निशान लगा दें तो हम उसको क्या कहते हैं? रे कहते हैं। कहा जाता है ना कि अगर हम ऐसा निशान लगा दें तो हम इसको कहते हैं रे। इससे ये पता चलता है कि ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड हो रही है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी आप टॉर्च की लाइट जलाते हो तो जो टॉर्च की लाइट होती है वो बीम के फॉर्म में सीधा जाती है। कभी देखे हो? टॉर्च जलाओ, मान लो ये आपकी टॉर्च है, सॉरी मेरी ड्राइंग उतनी बेहतर नहीं है, मैनेज कर लेना। मान लो ये आपकी टॉर्च है, और इस टॉर्च को जब आप जलाते हो तो देखो यहाँ से बीम निकलती है ना, लाइट रे की निकलती है ना, तो ये क्या डिपेक्ट करती हैं? ये रेज़ को डिपेक्ट करती हैं। इसका मतलब होता है ना, आप जलाते हो तो देखो ऐसे सीधे फॉर्म में जाती हैं, इसी को हम कहते हैं अ रे ऑफ लाइट। अब रे ऑफ लाइट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब उन टाइप्स में हम डीप डाइव करते हैं। देखिए कैसे डीप डाइव करेंगे। हमने एक सिंगल लाइन लिया और उस लाइन को कहा ये लाइन पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड कर रही है, या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ वो प्रोसीड कर रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 से 4 लाइन और ले लिया, फिर 3 से 4 रे ऑफ लाइट और ले लिया। हमने कहा भाई साहब हमने और रेज ऑफ लाइट ले ली। अब ये हमारा क्या बन गया? बंच बन गया। पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास सिंगल लाइट रे था, सिंगल रे था, इसको हम रे ऑफ लाइट कह रहे थे। फिर उसके बाद हमने जब बंच में लिया तो इसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। याद रखना, जब भी हम बंच स्पेसिफाई करेंगे तो उसे हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। अब इसी बीम ऑफ लाइट का हमने कोई नैरो सा पार्ट या फिर नैरो सा स्पेसिफिक पार्ट उठा लिया। मतलब बहुत सारे हैं, हमारा मन किया कि हमने ये वाला पार्ट उठा लिया। जब हम ये वाला पार्ट उठा लेंगे, यही पार्ट को स्पेसिफाई करेंगे, तो हम इसे कहेंगे, मतलब हमने ये नैरो सा पाथ कोई भी उठा लिया किसी भी रे ऑफ लाइट का, तो हम इसे कहेंगे पेंसिल। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम पेंसिल। समझते चलिएगा, ठीक है। तो पेंसिल की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी? हमने कहा ना आपको डेफिनेशन की चिंता नहीं करनी है, बस आप यहाँ पर बैठकर सुनिए। तो पेंसिल से हम क्या करेंगे? अ नैरो पार्ट या फिर अ नैरो रे ऑफ लाइट स्पेसिफिकली इज कॉल्ड पेंसिल।
ठीक है, पेंसिल देखे हो ना, पेंसिल कैसे स्पेसिफिक होती है, उसको जब शार्प करो तो उसका कैसे कोना निकल आता है ना, सेम वहीं पर देखो बीम ऑफ लाइट थी हमारे पास, हमने उसका नैरो बीम ऑफ निकाल लिया, नैरो रे निकाल लिया, या फिर यहाँ से भी निकाल सकते थे, पतला सा हिस्सा निकाल लोगे उसे हम पेंसिल कहेंगे। अब यहाँ पर पेंसिल्स के कुछ टाइप होते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी भी नैरो पार्ट को हम पेंसिल से तो हमने रिफ़र कर दिया, अब यहाँ पर पेंसिल्स के भी कुछ टाइप होते हैं। कैसे टाइप सर? तो हम यहाँ देखते हैं कि पेंसिल्स के भी यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। रे में हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पेंसिल्स को डिपेक्ट कर रहे हैं, और उन पेंसिल्स में भी हमारे 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा कन्वर्जेंट, सबसे पहला टाइप है कन्वर्जेंट पेंसिल। फिर हमारा दूसरा टाइप है डाइवर्जेंट पेंसिल, और हमारा तीसरा टाइप है पैरेलल पेंसिल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जस्ट 1 मिनट पानी पी लूँगा। तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल पेंसिल में हम डिफरेंस देखेंगे, इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। तो कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट मतलब होता है बहुत सारी रे ऑफ लाइट या फिर एक बीम ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हो, बहुत सारी रेज किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जाकर मीट कर रही हो, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट पेंसिल। देखिए हमारा कहने का मतलब क्या है, कन्वर्ज करना, यानी बहुत सारी रे ऑफ लाइट है, जो ये रे ऑफ लाइट एक जगह पे जाके मिल रही हो, मिल रही है ना। देखिए बहुत सारी रेज ऑफ लाइट हैं जो कि ये एक जगह पर जाके, एक पॉइंट पर जाके मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट पेंसिल। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा इन द सेंस, हमने कह दिया कि ये एक पॉइंट से ये सारी रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं। देखिए कन्वर्ज मतलब होता है बहुत सारी बड़ी सी जगह को छोटी जगह में तब्दील करना, उसे हम कहते हैं कन्वर्ज। और डाइवर्ज मतलब होता है फैलाना। बातों से समझिएगा, यहाँ वर्डिक इक्वेशंस दी जाती हैं, वर्डिक डेफिनेशंस दी जाती हैं, ठीक है। अब हमने समझ लिया कन्वर्जेंट पेंसिल्स। अब हम जब डाइवर्जेंट पेंसिल्स को समझ रहे होते हैं तो हमने क्या किया, कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट उठाया और इस स्पेसिफिक पॉइंट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकाल दी, है ना। हमने क्या किया, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में निकाल दी, तो हम इसको कहते हैं कन्वर्जेंट पेंसिल। बात समझ में आ रही है? अब बात आती है पैरेलल। तो पैरेलल भी वर्डिक फॉर्म में ही होगा। पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल दो लाइंस को हम कहते हैं, अगर दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम हो हर एक एंड पर, अगर दो लाइन है उसकी जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो सेम है, बराबर है उसके हर एक पार्ट पर, तो उन लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है, एक दूसरे पैरेलल तो कब जब होगी तो कभी भी जाके आपस में मिलेगी नहीं, है ना। पैरेलल लाइंस कभी आपस में आके जाके इंटरसेक्ट करती नहीं करती हैं, वो इन्फिनिटी पे भी जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये माइनस इन्फिनिटी से जाके पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी चली जाएंगी, तब भी ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, इसी को हमने कहा कि चलो भैया इसको रे में बदल दें, तो हमने चलो कहा ठीक है इसको रे में बदला जाए फिर। तो यही पैरेलल लाइंस हमने बहुत सारी ला दी, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारी पैरेलल लाइंस ला दी। देखो ये पहली थी,
इस डायरेक्शन में, फिर हमने एक इस डायरेक्शन में ला दी, एक इस डायरेक्शन में ला दी। हमने ऐसे बहुत सारी पैरेलल लाइन खींच दी, ठीक है, जो एक दूसरे जिसकी डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो, तो इसी को हम कहेंगे पैरेलल पेंसिल्स। बात समझ में आ गई? सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये कन्वर्जेंट पेंसिल्स देखे थे, फिर हमने क्या देखा था, ये डाइवर्जेंट देखे थे, और फिर हमने एट द एंड क्या देखा, ये यहाँ पर जाके पैरेलल पेंसिल्स। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जितने भी टर्म्स रिलेटेड थे यहाँ पर उनको हमने स्पेसिफाई कर लिया, ठीक है। जितने भी टर्म्स हमें पढ़ने थे या फिर रिलेट करने थे उतने टर्म्स को हमने स्पेसिफाई कर लिया। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे पर। कहते नहीं अब हमें लड़ना है, अब हमने जंग में उतरना है। बहुत हो गई तुम्हारी तैयारी, चलो अब जंग के मैदान में कूदो। कहा जाता है ना, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब आपको जंग लड़ने को कहा जाता था उससे पहले आपकी तैयारी करवाई जाती थी, आपको तलवारों से लड़ना सिखाया जाता था, आपकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। अगर किसी ने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसे पता होगा, जैसे पहले सबकी ट्रेनिंग नहीं होती वैसे ही हमने आपकी ये ट्रेनिंग करवा दी है, क्योंकि आगे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे हमारे, इन्हीं सब टर्म्स से हम स्पेसिफाई कर रहे होंगे।